नमस्कार भाई और बहनों। डिवाइन एस्ट्रो वास्तु संस्था की ओर से मैं श्री हर्षजीत मेहता और मेरे सहयोगी मित्र श्री चेतन भाई गज्जर आप सभी का आज के वर्ग में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम कलश स्थापन के मुहूर्त के ऊपर विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे जो आज तक आपको कहीं से मिली ना होगी। शायद मिली हो तो भी बहुत ही अधूरी मिली होगी। तो यहाँ पे मैं आपको आज थोड़ा बहुत कलश स्थापन के ऊपर जानकारी प्रदान करूंगा। तो सर्वप्रथम कलश स्थापन क्या है, ये करना क्यों जरूरी है, और ये कलश स्थापन के अंदर हमें किस किस चीजों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बेस यानी एक कोई थोड़ा फाउंडेशन कर रहा हूं, तो थोड़ा आप सुनना उनको। देखो, हर मनुष्य की ख्वाहिश होती है कि अपना एक खुद का घर हो या तो बंगला हो। ये ख्वाहिश को पूर्ण करने के लिए मनुष्य दिन रात मेहनत करता है, और दिन रात मेहनत करके जब वो अपने घर का निर्माण करता है तभी वो चाहता है कि इस स्थापत्य के अंदर मैं और मेरा परिवार सुख और शांतिपूर्वक रहे, सुख समृद्धि हमारे पास बनी रहे। यानी कोई ऐसे मुहूर्त में उसका प्रारंभ करना चाहेगा जिसके अंदर उसको ये सभी चीजें प्राप्त हो। तो कलश स्थापन के लिए ये जरूरी है कि हमें कुछ ऐसे मुहूर्त लेने चाहिए जिसके कारण हमें ये सभी चीजों की जो हमारी ख्वाहिश है वो पूर्ण हो। यहाँ पे किसी ने उदक शांति के बारे में पूछा था, तो उनको उस चीज को कंसीडर करते हुए मैं इसके अंदर ही उसको एक्सप्लेन करता हूं कि उदक शांति क्या है और किससे जुड़ी हुई है। तो कलश स्थापन जो हम करते हैं उसके अंदर जो जल हम डालते हैं, यानी जल को उसके अंदर डालते हैं कलश के अंदर, तो हम ज्यादातर हमारे घर के नल के अंदर से जो जल आता है वही जल डाल देते हैं। तो वो जल को मंत्र उपचार से शुद्ध करना, उदक जो शब्द है उसका मतलब है पानी का शुद्धिकरण करना। तो पानी का शुद्धिकरण कोई केमिकलाइजेशन से करना नहीं है, हमें यहाँ पे मंत्रो उपचार से शुद्धि करना है। खासकर उदक शांति के अंदर 3 से 4 पंडित लोग बैठ के बीच में मट्टी का कलश रखकर उसके अंदर जो जल है उस जल के शुद्धिकरण के लिए मंत्र जाप करते हैं। उस मंत्र जाप करने के बाद जब वो जल का शुद्धिकरण हो जाता है, फिर उस जल को, जैसे अभी मुझे वास्तु कलश स्थापन करना है तो उस जल का मैं उसमें प्रयोग कर सकता हूं। यानी उस चीज का मैं हर कार्य के अंदर, उस जल का हर कार्य के अंदर मैं उसका प्रयोग कर सकता हूं। उसी को उदक शांति कहते हैं। इन शॉर्ट, उदक शांति का मतलब है जल का शुद्धिकरण करना, वो भी मंत्र उपचार के साथ करना। तो यहाँ पे जो हम कलश स्थापन करते हैं वास्तु स्थापत्य के लिए, जब हम कलश कुंभ, जिसको कहते हैं कुंभ रखना, जब हमें नए वास्तु का निर्माण करते हैं, नए वास्तु का निर्माण कर हम उसके अंदर रहने की जाने का जब प्रोविजन करते हैं, यानी जाना है जिस दिन हमें, उसके कुछ दिन पहले हम कुंभ का स्थापन करते हैं। तो ये कुंभ का स्थापन इसके लिए करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ी देसी भाषा में समझाता हूं कि कुंभ का स्थापन क्यों करते हैं। मेरे पिताजी करते थे, उसके लिए मैंने किया, मैं करता था, उसके लिए मेरे संतान ने किया। तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है क्या कुंभ स्थापन करने के पीछे? कुंभ के अंदर बहुत सारी चीजें डाली जाती है। मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें जो कलश स्थापन के अंदर जो चीजें डाली जाती है वो मैं चीजों का जिक्र करूंगा, यहाँ पे उस चीजों का ही जिक्र करूंगा, क्योंकि कलश स्थापन, कुंभ स्थापन वास्तु के लिए किया जाता है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म के अनुसार पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, और ये चारों नवरात्रि में भी
कलश स्थापन किया जाता है, जिसको हम घड़ा का स्थापन कहते हैं, कलश स्थापन किया जाता है। उसके अंदर विविध प्रकार की चीजें गिरती है, यानी डालते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कलश स्थापन यानी वास्तु के अंदर कलश स्थापन की बात कर रहे हैं, उसके मुहूर्त की बात कर रहे हैं। तो उदक शांति द्वारा ये जो जल शुद्ध किया हुआ है, उस जल को हमें एक कलश के अंदर डालना है। फिर ये कलश के अंदर हम और क्या हमें क्या डालना है? तो इस कलश के अंदर हमें मूंग के दाने डालने हैं, मूंग डालना है, एक मुट्ठी भरकर मूंग डालना है। तो ये मूंग क्यों? अगर देखो आपने जल का शुद्धिकरण किया है तो ठीक है, लेकिन जल का शुद्धिकरण नहीं किया है तो आप वो कलश को गंगा जल से भी भर सकते हो, वो कलश को गंगा जल से भी भर सकते हो, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हमें गंगा जल मिले इतना सारा। तो यहाँ पे मंत्रोपचार से यानी उदक शांति से जल को शुद्ध करके, उदक जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड है, और वो संस्कृत वर्ड का मतलब होता है जल का शुद्धिकरण करना। उस जल को हमने कलश में डाला। फिर कलश स्थापन के अंदर क्या डालना है? तो कि एक मुट्ठी मूंग डालना है। मूंग क्यों? तो आप साइंटिफिक वे से देखेंगे तो ये जो मूंग है वो संपूर्ण आहार है व्यक्ति का। मैं जैन हूं, हमारे में जब उपवास करते हैं और उपवास 1 महीने का उपवास करने के बाद जब पानी जो पारणा बोलते हैं, यानी पहली बार जब उसको खिलाने का वो करते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, तो वो मूंग का पानी पिलाते हैं या तो गन्ने का रस पिलाते हैं। तो ये मूंग संपूर्ण आहार है, और किसी भी व्यक्ति को अच्छी तंदुरुस्ती प्राप्त करने के लिए हर रोज मूंग खाने चाहिए, या तो हर रोज मूंग का पानी पीना चाहिए। ये हमारे जैन शास्त्र के अंदर लिखा है, और ये साइंटिफिक है, उसके लिए मनुष्य की तंदुरुस्ती अच्छी रहे, उसके लिए मूंग, पानी के अंदर मूंग। फिर क्या डालना है? लोग सुपारी भी डालते हैं। तो यहाँ पे मैं सुपारी डालने को नहीं कहूंगा, क्योंकि पानी के अंदर इटसेल्फ, सृष्टि के अंदर रहे जितने भी देवी देवता है उनका वास है, उनका वास है। और आपको मालूम होगा, आप सबको पता होगा कि जहां पर पानी के स्रोत ज्यादा होते हैं वहां की संस्कृति का विकास सबसे ज्यादा होता है। जहां जल के स्रोत ज्यादा है उनकी संस्कृति का विकास सबसे ज्यादा होता है। तो सुपारी डालना यानी हम देवी देवताओं का आह्वान करके उस कलश के अंदर स्थापन करते हैं। फिर उसके बाद ₹1.25 डालते हैं। आज की तारीख में ₹1.25, ₹1.25 मिलना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो उसके बाद उसके अंदर ₹1.25 डालते हैं। तो आज के समय में अगर ₹1.25 नहीं मिलता है तो हम लोगों को कहते हैं ₹5 डालना। ₹5 है, ₹11 है, इस सिक्के डालने हैं हमें, क्योंकि जल है अंदर, जल तत्व है। तो हम उसके अंदर ये ₹1.25 डालते हैं। फिर उसके ऊपर आम के पेड़ के पत्ते, आसोपालव के पत्ते, या तो हम जो पान खाते हैं, पान जिसको हम नागरवली कहते हैं, ऐसे गुजराती में उसको नागरवेल कहते हैं, लेकिन ऐसे हिंदी में उसको नागरवली कहते हैं। ये नागरवली या तो आसोपालव या तो अशोका वृक्ष या तो आम के 5 पत्ते लेने हैं। 5 पत्तों को कलश के अंदर रखना है, और उसके ऊपर श्रीफल यानी नारियल को रखना है। नारियल की जो पतली चोटी रहती है वो ऊपर की ओर आनी चाहिए, इस तरह हम कलश को तैयार करते हैं। फिर नारियल की सराउंडिंग हमें मोली यानी हाथ में जो नाड़ा छड़ी बांधते हैं, जिसको हम नाड़ा छड़ी कहते हैं या तो मोली कहते हैं, ये मोली हमें नारियल के सराउंडिंग बांधनी है। क्यों नारियल के सराउंडिंग बांधनी है? क्योंकि ब्रह्मांड में रही हुई ऊर्जा जो हमारे घर के अंदर आती है, उस ऊर्जा को सर्कल आकार में वो बांध के रखती है। वो मोली सर्कल आकार में उसको बांध के रखती है, यानी वो मोली नारियल को बांधनी है। फिर दूसरी मोली लेनी है, जो हमने कलश स्थापन किया उसका जो गले का भाग है, यानी ऊपर से जो भाग है, ऊपर से ऐसे करके नीचे ऐसे आता है, तो बीच में का जो भाग है वहां पे भी हमें मोली बांधनी है।
फिर कलश के ऊपर हमें स्वस्तिक करना है, कलश के ऊपर कुमकुम से हमें स्वस्तिक करना है। अभी स्वस्तिक करने का जो नियम है, हम लोग जनरली ऐसे करके ऐसे करके ऐसे स्वस्तिक बना देते हैं। स्वस्तिक के ऊपर भी मेरा एक लेक्चर आएगा, वो सिर्फ एक दिन का लेक्चर होगा। स्वस्तिक किस तरह निर्माण करना चाहिए, उल्टे स्वस्तिक का क्या फल, सीधे स्वस्तिक का क्या फल, टेढ़े स्वस्तिक का क्या फल, फिर स्वस्तिक के मध्य जो हम 4 बिंदु रखते हैं उसका मतलब क्या, फिर स्वस्तिक की समझो ये पाक है, उसके ऊपर ऐसे 45 डिग्री में हमें एक लाइन खींचनी होती है, यानी ऐसे करके ऐसे 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 फिर ऐसे नीचे, इस तरह लाइन खींचनी है। तो उसका 45 डिग्री के 45 डिग्री एंगल का मतलब क्या, उसके ऊपर मैं विशेष चर्चा करूंगा मेरे स्वस्तिक के लेक्चर के अंदर। तो इस तरह स्वस्तिक का निर्माण करना है, कुमकुम से करना है। जब हम नवरात्रि के अंदर जब घड़े का स्थापन करते हैं तो वहां पे मिट्टी का भी घड़े का स्थापन करते हैं या तो तांबे की कलश का भी स्थापन करते हैं। हमें ये वास्तु मुहूर्त के अंदर, कलश स्थापन मुहूर्त के अंदर हमें तांबे का ही घड़ा लेना है, हमें तांबे का ही घड़ा लेना है। हमें उसको उसके ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह ड्रॉ करना है और कुमकुम से ड्रॉ करना है। नवरात्रि में रोली जो आती है सफेद कलर की, उससे स्वस्तिक बनाया जाता है। हमें उससे स्वस्तिक नहीं बनाना है, क्योंकि मटका जो है ऑलरेडी हम कहेंगे कि ब्राउन कलर जैसा मटका रहता है, उसके लिए उसके ऊपर सफेद स्वस्तिक यानी रोली का स्वस्तिक बनाया जाता है। यहाँ पे हमें कलश के ऊपर कुमकुम का स्वस्तिक बनाना है और जो बीच में 4 भाग पड़ते हैं उसमें हमें 4 यानी टपके लगाने हैं, ऐसे टपके लगा देने हैं। ये हो गया हमारा कलश तैयार। अभी इसका स्थापत्य कैसे किया जाता है, तो ज्यादातर मिट्टी की वेदी बनाई जाती है। फिर कहाँ स्थापत्य करना है वो भी मैं अभी बता देता हूं। ज्यादातर मिट्टी की वेदी बनाई जाती है, परंतु मिट्टी की वेदी तब बनाई जाती है जब हमें नवरात्रि में घड़े का स्थापन करना हो, कलश स्थापन करना हो। तो यहाँ पे हमें गेहूं लेना है, गेहूं की ऐसे एक थोड़े रखने हैं गेहूं, और गेहूं रख के उसके ऊपर ये कलश का स्थापन करना है। फिर उसको फूलहार चढ़ाना है, उसको फूलहार चढ़ाना है। तो ये कलश स्थापन हमारे घर में कहाँ होना चाहिए, हमारे घर के अंदर कहीं भी किचन हो, किचन के ईशान कोने के अंदर ये कलश स्थापन होना चाहिए। जनरली हमारा जो पानी का स्रोत होता है, यानी जहां पे हम मटका रखते हैं किचन के अंदर, उस स्थान के ऊपर हमें ये कलश स्थापन करना चाहिए। परंतु कलश स्थापन की सही जगह ईशान कोना है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सही जगह है। तो हमें ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसका स्थापत्य करना चाहिए। तो ये कलश स्थापन का मैंने एक विधि बताई। अभी कलश स्थापन के लिए मुझे समय जानना है, तो यहाँ पे मैं अभी पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ इसके बारे में, फिर यहाँ पे मैं एक कुंडली रखवाता हूँ, उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह हमें कलश स्थापन के लिए कुंडली को देखना चाहिए। मैं यहाँ पे अभी उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। ये कलश स्थापन के कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें भी है। वो शर्तें ज्यादा हम डिटेल्स में नहीं जाते हैं, परंतु हम यहाँ पे एक चीज में जाते हैं कि कलश स्थापन कौन से दिन पे करना चाहिए, उस दिन कौन सा वार होना चाहिए, उस दिन कौन सी तिथि होनी चाहिए, उस दिन कौन सा नक्षत्र होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस दिन कौन सा लग्न होना चाहिए। तो जनरली कलश स्थापन जल तत्व के लग्न में होता है। जल तत्व के लग्न कौन से है, तो कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, ये तीनों राशियां संपूर्ण जल तत्व की राशि है। ये संपूर्ण जल तत्व की राशि है। फिर एक राशि है 10वें क्रमांक पर आती हुई मकर राशि, जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 0 से लेके 15 अंश, 0 से लेके 15 अंश वो धरती पे रहने वाली राशि यानी डियर यानी हिरण है, और 15 से लेके 30 डिग्री तक ये जल तत्व की राशि है। तो मकर का उत्तरार्ध यानी कर्क राशि जल तत्व की राशि, वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि, मकर राशि 10वीं राशि, मकर राशि का उत्तरार्ध यानी 15 डिग्री से 30 डिग्री तक, और मीन राशि। हमें इसका ये लग्न हमें कलश स्थापन के अंदर लेना है। ये लग्न हमें कलश स्थापन के अंदर लेना है। इसके बाद
हमें कौन सी तिथि को अवॉइड करना है। यहाँ पे देखो, मैंने तिथि के बारे में बताया था कि नंदादि तिथि यानी 1-6-11, भद्रा तिथि यानी 2-7-12, जया तिथि यानी 3-8-13, रिक्ता तिथि यानी 4-9-14, पूर्णा तिथि यानी पंचमी, दसवीं, पूनम और अमावस्या। तो यहाँ पे हमें किस तिथि को अवॉइड करना है? तो जनरली 2, 4, 7, 9 और 12 और 14, यानी हमें संपूर्ण भद्रा तिथि और संपूर्ण रिक्ता तिथि को हमें अवॉइड करना है। अमावस्या को भी अवॉइड करना है। अमावस्या के दिन कलश स्थापन नहीं हो सकता है। जनरली पूर्णिमा के दिन भी मैं वो चीज अवॉइड करने को कहता हूँ। पूर्णिमा बहुत ही अच्छी है, फिर भी मैं कभी कभी है ना पूर्णिमा के दिन ये चीज अवॉइड करने के लिए कहता हूँ। ये चीज अवॉइड करने के लिए कहता हूँ। क्यों अवॉइड करने के लिए कहता हूँ? पूर्णिमा यानी चंद्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन हो गया, वो दोनों एक ही स्थान में एक ही राशि के अंदर बैठेंगे तब पूनम होगी। सॉरी, वो एक ही राशि के अंदर बैठेंगे तभी अमावस्या होगी, और जब एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे तभी पूर्णिमा आ जाएगी। तो पूर्णिमा जब होती है तो एक दूसरे के ऊपर समसप्तक दृष्टि से यानी परस्पर दृष्टि से देखते हैं। तो परस्पर दृष्टि से देखते हैं तो कौन से ग्रह का पावर कितना ज्यादा होता है। और चंद्रमा एक राशि के अंदर 2.25 दिन तक रहता है और सूर्य एक राशि के अंदर 1 महीना रहता है। इसी वजह से कभी कभी मैं पूर्णिमा के दिन या तो पूर्णिमा के दूसरे दिन एकम जो तिथि है उस दिन में कुछ भी शुभ कार्य करने के लिए वर्जित मानता हूं, मैं उसको वर्जित मानता हूं। फिर वार कौन सा लेना है? तो कि सोमवार है, गुरुवार है और शुक्रवार है। सोमवार है, चंद्र का वार है यानी जल तत्व का वार है। गुरुवार है यानी आसमान आकाश तत्व का वार है। फ्राइडे यानी शुक्रवार है, वो भी जल तत्व का वार है। तो हमें ये वार लेने हैं, सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार। हमें नक्षत्र कौन से लेने हैं? तो रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, अनुराधा, पूर्वा आषाढ़ा, उत्तरा आषाढ़ा, घनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद। ये हमें नक्षत्र लेने हैं। अभी एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो नक्षत्र मैंने लिए हैं वो कलश स्थापन के लिए है। वो मैंने कलश स्थापन के लिए है। कोइंसिडेंस हमें संपूर्ण शुभ मुहूर्त मिल रहा है लेकिन हमें नक्षत्र नहीं मिल रहा है। कोइंसिडेंस ऐसा हो जावे कि आज की तारीख में मुझे संपूर्ण, मुझे तिथि वार, फिर ये तिथि वार मुझे ये संपूर्ण मिल रहे हैं, लग्न भी मिल रहा है, परंतु मुझे नक्षत्र नहीं मिल रहा है। तो वहां पर आप ग्रह प्रवेश के अंदर जो नक्षत्र का उपयोग करते हैं उस नक्षत्र को भी आप ले सकते हो। ग्रह प्रवेश के लिए जो नक्षत्र का उपयोग करते हैं उस नक्षत्र को भी आप ले सकते हो। तो ग्रह प्रवेश के लिए, वास्तु प्रवेश मुहूर्त के लिए यानी ग्रह प्रवेश के लिए रोहिणी है, मृगशीर्ष है, पुष्य है, उत्तरा फाल्गुनी है, हस्त है। यहाँ पे देखिए जो कलश स्थापन के अंदर चित्रा नक्षत्र नहीं आया है तो यहाँ पे चित्रा नक्षत्र है, स्वाति है, अनुराधा है, उत्तरा आषाढ़ा है, श्रवण है, घनिष्ठा है और शतभिषा। ये नक्षत्र, और उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये नक्षत्र हमें ग्रह प्रवेश के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे यदि हमें नक्षत्र का संयोग नहीं हो रहा है मुहूर्त के दिन, तब हमें ये ग्रह प्रवेश के नक्षत्र को हमें लेना चाहिए। अभी इसके कुछ नियम भी हैं। अभी मैं कुछ नियम ऐसे ही मैं बोल देता हूं कि जैसे कि हम देखेंगे कि कुंभ स्थापन के लिए हमेशा जल तत्व का या तो स्थिर लग्न का या तो स्थिर नवमांश का उपयोग करना चाहिए। स्थिर लग्न का, स्थिर नवमांश का हमें उपयोग करना चाहिए। उसके पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं कि कलश स्थापन के लिए जब हम कलश स्थापन करते हैं तो वो कलश स्थापन हम किस चीज के लिए करते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति टेम्परवरी, कोई स्थान में टेम्परवरी रहने जाता है, यानी आना और जाना बना रहता है। तो इस समय पे हमें द्विसभा राशि के लग्न लेने हैं। यहाँ पे कलश स्थापन के लिए देखो, कोई व्यक्ति का कोई आवास में आना जाना बना रहता है, संपूर्ण मात्रा में वो स्थिरता से नहीं रहता है,
तभी हमें द्विसभा राशि का लग्न लेना चाहिए। हमें द्विसभा राशि का लग्न चाहिए। जब स्थायी यानी परमानेंट सेटलमेंट करता है तो हमें स्थिर लग्न का उपयोग करना चाहिए, हमें स्थिर राशि के लग्न का उपयोग करना चाहिए। तो स्थिर राशि कौन सी है? तो कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ ये स्थिर राशि है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, वास्तु स्थापत्य के अंदर शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, उस समय पे हमें चर लग्न का उपयोग करना चाहिए, यानी 1, 4, 7, 10 यानी मेष, कर्क, तुला और मकर राशि का हमें उपयोग करना चाहिए। तो ये 3 पार्ट में अगर हम कहेंगे कि ये 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है कि चर, स्थिर और द्विसभा लग्न का हमें उपयोग करना चाहिए। तो हो सके तब तक आप स्थिर लग्न भी ले सकते हो और चर लग्न भी ले सकते हो। फिर सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र बलवान होने जरूरी है। जब हम कलश स्थापन करते हैं तभी सूर्य, चंद्र, गुरु और शुक्र बलवान होने जरूरी है। ये अस्त नहीं होने चाहिए, यानी कॉम्बस्ट नहीं होने चाहिए, वक्री नहीं होने चाहिए। कॉम्बस्ट यानी अस्त और वक्री यानी रिट्रोगेट नहीं होने चाहिए। नवमांश में भी सूर्य, चंद्र, गुरु और शुक्र निर्बल नहीं होने चाहिए। नवमांश कुंडली के अंदर भी, यहाँ पे मैं अभी आपको जो कुंडली दूंगा उसके अंदर मैंने ये विवरण दिया हुआ है कि नवमांश कुंडली के अंदर भी ये चंद्र, सूर्य, गुरु और शुक्र निर्बल नहीं होने चाहिए। फिर मंगल, सूर्य और केतु तीसरे, 7वें, 11वें स्थान में हो तो शुभ माना जाता है। कलश स्थापन के मुहूर्त के समय में मंगल, सूर्य और केतु तीसरे, 7वें और 11वें स्थान में हो तो शुभ माना जाता है। दोपहर लगभग 12 बजे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। जैसे मैंने कल अभिजीत मुहूर्त के बारे में बात की थी, तो ये अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश स्थापन कर सकते हो। कलश स्थापन का एक्चुअल मुहूर्त क्या है उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा। मेलापक के अनुसार ग्रह स्वामी और भूमि का नक्षत्र एक नहीं होना चाहिए। दोनों के नक्षत्र अश्विनी नहीं होने चाहिए, भरणी नहीं होने चाहिए, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष ऐसे नक्षत्र एक नहीं होने चाहिए। डिफरेंस नक्षत्र होने, जिस तरह हम एक स्त्री और पुरुष की कुंडली का मेलापक करते हैं, उस तरह हमें यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। गोचर के सूर्य तथा चंद्र के नक्षत्र को देखना चाहिए। गोचर के सूर्य तथा चंद्र के नक्षत्र को देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य से और चंद्र से महावैधृति योग का निर्माण होता है। महापाद योग का निर्माण होता है। तो उस दिन ये योग नहीं होना चाहिए। नवमांश को भी देखना चाहिए। मेष नवमांश में मुहूर्त नहीं करना चाहिए। मेष नवमांश में मुहूर्त क्यों नहीं करना चाहिए? तो कि मेष नवमांश यानी अग्नि तत्व का नवमांश है। एक नवमांश कुंडली है। नवमांश सबसे पहले समझ लो, नवमांश का मतलब क्या? हमारी जो लग्न कुंडली है उसके पहले स्थान में एक राशि आती है, तो ये नवमांश कुंडली में पहले स्थान के अंदर 9 राशियां आती है। समझो कोई भी नवमांश हो, पहले स्थान में 9 राशियां आती है और 9 राशियों के अंदर डिवाइड है। तो उसमें पहली राशि आएगी 1 से लेकर 9 राशि मेष नवमांश में आएगी। मेष राशि के अंदर मेष नवमांश में आएगी। तो मेष नवमांश में मेष नवमांश नहीं होना चाहिए। फिर मेष नवमांश के अंदर वृषभ नवमांश आएगा, मिथुन नवमांश आएगा, ऐसे धनु नवमांश तक आएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, मेष राशि और मेष नवमांश नहीं होना चाहिए। सूर्य चंद्र अंशात्मक योग से ग्रहण नहीं बनाते होने चाहिए। सूर्य और चंद्र से अंशात्मक योग से ग्रहण नहीं बनता होना चाहिए। सूर्य चंद्र राहु और केतु साथ में हो तो मुहूर्त नहीं करना चाहिए। सूर्य चंद्र राहु और केतु साथ में हो तो मुहूर्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक ग्रहण योग का निर्माण कर रहा है। सूर्य के ऊपर से या तो चंद्र के ऊपर से दोनों ग्रह का एक दूसरे के ऊपर से भ्रमण हो रहा हो तभी मुहूर्त नहीं करना चाहिए। अभी सूर्य किसी स्थान में बैठा है और उसी स्थान के ऊपर से चंद्र का भ्रमण हो रहा है, यानी चंद्र पास हो रहा है। ये गोचर की बात कर रहा हूं मैं, चंद्र पास हो रहा है। ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, परंतु ये जब हम कलश स्थापन करते हैं तब इस चीज को हम बहुत ही बारीकी से और ध्यान से देखते हैं।
कभी कभी हमें जब कुंभ स्थापन के मुहूर्त के लिए बात करते हैं ना, तो हम उसको कहते हैं कि भाई कुंभ स्थापन मुहूर्त पंचांग में तो 4 लाइन में दिया हुआ है, लेकिन जब हम उसको कहते हैं कि भाई मेरे को 1-1.5 घंटा देना पड़ेगा तेरे को मुहूर्त निकालने के लिए, तो वो हमारी मजाक उड़ाते, बोलते क्या उसमें 1-1.5 घंटा लगेगा तुमको, पंचांग में रेडीमेड दिया है। तो पंचांग में रेडीमेड दिया है तो आप उस तरह से कर लो ना मुहूर्त। लेकिन पंचांग में ये जो मैं अभी बता रहा हूँ वो चीज कोई रेडीमेड नहीं दी हुई है, वो हमें प्रैक्टिकल उस दिन की नवमांस, उस दिन की लग्न कुंडली और नवमांस कुंडली रख कर ही हमें पता चल सकता है, जो ये मैं बात बोल रहा हूँ, जो मैं ये बात बोल रहा हूँ। फिर सूर्य चंद्र शुक्र गुरु अस्त के अथवा नीच के हो तो मुहूर्त नहीं करना चाहिए। सूर्य चंद्र शुक्र और गुरु अस्त के और नीच के हो तो मुहूर्त नहीं करना चाहिए। नवमांस में भी इन ग्रहों को देखना चाहिए कि अस्त के या तो नीच के नहीं हो रहे हैं ना। फिर यदि गुरु के साथ यदि शनि मंगल है तो गुरु का नीच भंग होता है, मुहूर्त नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में हमें मुहूर्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु को बल मिले ऐसे ग्रह हो तो ही मुहूर्त करना चाहिए। गुरु ग्रह को बल यानी ताकत मिले ऐसे ग्रह हो तो ही मुहूर्त करना चाहिए। ऐसे और भी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन ये मैंने कुछ नियम आपको इन शॉर्ट समझा दिए। अभी इसके अलावा और क्या चाहिए, तो कलश स्थापन कब करना चाहिए? तो कलश स्थापन का जो मुहूर्त है पूर्वाह्न और अपराह्न ये 2 काल, यानी हमारा जो पूरा दिन है वो 8 प्रहर में डिवाइडेड है। हमारा जो पूरा दिन है वो 8 प्रहर में डिवाइडेड है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे डिवाइडेड है। पूरा दिन हमारा 8 प्रहर में डिवाइडेड है। दिन के 4 और रात्रि के 4 प्रहर है। उसमें पूर्वाह्न जो समय है वो हमें सुबह 6 बजे यानी सूर्य उदय से लेकर शाम को सूर्य अस्त तक का गिना जाता है। शाम को 6 बजे तक स्थूल समय सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक का गिना जाता है। परंतु जब हम कलश स्थापन का मुहूर्त करते हैं तो 4:30 बजे तक, 4-4:30 बजे तक ही लेना है। क्यों 4-4:30 बजे तक ही लेना है? क्योंकि 4-4:30 बजे के बाद संध्या प्रारंभ हो जाती है। 4-4:30 बजे के बाद संध्या का प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए हमें सुबह 6 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक ही कलश स्थापन का मुहूर्त, कलश कुंभ स्थापन का मुहूर्त करना चाहिए। उसके बाद हमें मुहूर्त नहीं करना चाहिए। अपराह्न काल का कैसे गिना जाता है? तो अपराह्न काल है दोपहर 12 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक का समय भी अपराह्न काल कहा जाता है। और पूर्वाह्न यानी मध्य रात्रि से 12 से दोपहर के 12 बजे तक का काल पूर्वाह्न काल कहा जाता है। फिर हमारे शास्त्र के अंदर 4 मुहूर्तों का जिक्र मिलता है। एक तो है गोपाल मुहूर्त, दूसरा है दिवा मुहूर्त, तीसरा है मध्याह्न यानी अभिजीत मुहूर्त और चौथा है गोरज मुहूर्त। तो कलश स्थापन के लिए हमें हमेशा गोपाल मुहूर्त का उपयोग करना चाहिए। गोपाल मुहूर्त क्या है? सूर्योदय के समय को हम गोपाल मुहूर्त कहते हैं। सूर्योदय के समय को हम गोपाल मुहूर्त कहते हैं। तो ये गोपाल मुहूर्त का उपयोग कलश स्थापन के लिए अति उत्तम माना गया है, अति उत्तम माना गया है। तत्पश्चात गोपाल मुहूर्त के बाद उत्तम, तत्पश्चात उतरती कक्षा में जाए तो दिवा मुहूर्त उसको मध्यम माना गया है और अभिजीत मुहूर्त को शुभ माना गया है, शुभ माना गया है। परंतु गोरज मुहूर्त को लेना वर्जित माना गया है, गोरज मुहूर्त को लेना वर्जित माना गया है। जैसे मैंने राशियों का जिक्र किया तो मैंने 4 राशि पूर्ण और 3 राशि पूर्ण और 1 राशि आपको आधी बताई है कि उसको किस तरह लेना है। अभी दिन के जो 8 प्रहर है वो 8 प्रहर हमारे 3-3 घंटे के उसमें डिवाइड हुए हैं। दिन के जो 8 प्रहर है वो 3-3 घंटे के उसमें डिवाइड हुए हैं, यानी 8 3 जा 24। तो जो दिन के जो 8 प्रहर है उसको पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और सायकाल कहते हैं। फिर जो रात्रि के 4 प्रहर है उसको प्रदोष, निशीथ, त्रियामा और उषा कहते हैं, उसे उषा कहते हैं। ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट और हार्ड लगेगा, परंतु ये जरूरी है कि जब हम कलश स्थापन के किसी का मुहूर्त करते हैं तभी हमें इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। अभी इसके अलावा और क्या चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए? इसके अलावा हमें और क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए? तो इसके अलावा जब हम मुहूर्त स्थापन का यानी कलश स्थापन करते हैं तभी कुंडली के अंदर शनि मंगल की युति नहीं होनी चाहिए, गुरु शनि की युति नहीं होनी चाहिए, गुरु राहु की युति नहीं होनी चाहिए,
शनि राहु की युति नहीं होनी चाहिए, चंद्र और नेपच्यून जैसे ग्रह की युति नहीं होनी चाहिए, राहु मंगल और सूर्य मंगल ग्रह की युति नहीं होनी चाहिए, सूर्य और शनि की युति नहीं होनी चाहिए, और इस दिन ग्रहण दोष नहीं होना चाहिए, इस दिन ग्रहण दोष नहीं होना चाहिए। अभी ये युति का मैंने प्रारंभ में ही लेक्चर में ये युति के बारे में समझाया था कि ये युति अगर मुहूर्त के समय हो तो क्या फल प्रदान करती है, आपको फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने समझा दिया था। अभी यहाँ पे मैं कुंडली रखवाता हूं चेतन भाई के पास, वो कुंडली के माध्यम से अभी हम स्टडी करेंगे कि किस तरह हम कलश स्थापन का समय निकालते हैं और कलश स्थापन के लिए किस तरह कुंडली को उत्तम मानते हैं। चेतन भाई, कर्क लग्न की पहले कुंडली, कर्क और वृश्चिक लग्न की 2 कुंडली रख दीजिए। अभी आपके सामने ये 2 कुंडली रखी हुई है। यहाँ पे एक कुंडली है कर्क लग्न की और दूसरी कुंडली है वृश्चिक लग्न की। अभी ये दोनों कुंडली में से मुझे ये देखना है कि कलश स्थापन के लिए कौन सी कुंडली। देखो कलश स्थापन के लिए, देखो यहाँ पे मैं और एक बात आपको बता देता हूं, ग्रह यानी घर के लिए कलश स्थापन करना और कमर्शियल कोई भी प्रकार की एक्टिविटी के लिए कलश स्थापन करना, वो दोनों की कुंडली का विवरण अलग है। दोनों की कुंडली का विवरण अलग है कि ग्रह स्थापन के लिए कुंडली कैसी होनी चाहिए और कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए ये कलश स्थापन की कुंडली कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ग्रह स्थापन की कुंडली कैसी होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे जो लग्न है वो कर्क लग्न है। यहाँ पे जो लग्न है वो कर्क लग्न है। लग्न के अंदर सूर्य ग्रह बैठा है, बुध ग्रह बैठा हुआ है और केतु ग्रह बैठा हुआ है। SU यानी सूर्य, ME यानी बुध, मर्क्यूरी, KE यानी केतु, ये 3 ग्रह बैठे हुए हैं, बराबर है। फिर दूसरे स्थान में जहां पे 5वीं राशि यानी सिंह राशि है, वहां पर शनि, मंगल और शुक्र जैसा ग्रह बैठा हुआ है। शनि, मंगल और शुक्र जैसा ग्रह बैठा हुआ है। तीसरी जहां पे 6ठी राशि लिखी है उसमें कोई ग्रह नहीं है। फिर जहां पर चौथे स्थान के अंदर 7वीं राशि लिखी हुई है, वहां पे चंद्र बैठा हुआ है। फिर 8वें स्थान में, पंचम स्थान में, 5वें स्थान में कोई राशि नहीं है। 6ठे स्थान में प्लूटो और गुरु, PL यानी प्लूटो, JU यानी गुरु, ये 2 ग्रह विराजमान है। फिर 7वां स्थान जहां पे 10वीं राशि लिखी है, 10 नंबर का अंक लिखा है, वहां पे नेपच्यून और राहु जैसे ग्रह बैठे हुए हैं। फिर जहां पर 8वें स्थान में जहां पे 11वीं राशि लिखी है, UR का मतलब है यूरेनस यानी हर्षल ग्रह बैठा हुआ है। 9वें स्थान भाग्य स्थान में कोई भी ग्रह नहीं है। कर्म स्थान यानी 10वें स्थान जहां पे पहली राशि लिखी है, वहां पे भी कोई ग्रह नहीं है। लाभ स्थान 11वां स्थान जहां पे दूसरी राशि लिखी हुई है, वहां पे भी कोई ग्रह नहीं है। और व्यय स्थान जहां पे तीसरी राशि लिखी हुई है, 12वां स्थान, वहां पर भी कोई ग्रह नहीं है। अभी यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से प्रेडिक्शन में आता हूं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मंगल और शनि की युति होती हो, मंगल और शनि की युति होती हो तो उसको हमें टालना चाहिए। क्यों मंगल और शनि की युति होती हो तो हमें टालना चाहिए? क्योंकि शनि है वायु का कारक है। यहाँ पे मैं सिर्फ ये आपको मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं, फिर भी जो मैं चीजें बता रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंगल और शनि, SA यानी शनि, MA यानी मार्स यानी मंगल, और उसके साथ बैठा हुआ है विनस। अभी जो शनि और विनस यानी शुक्र दोनों बैठे हैं दूसरे स्थान में, अपने शत्रु के घर में बैठे हैं। उसी स्थान में मंगल विराजमान है जो अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है। शनि और मंगल की युति यानी विस्फोटक परिणाम देने वाली युति होती है। विस्फोटक परिणाम क्यों? क्योंकि शनि है वो वायु का कारक है और मंगल है वो अग्नि तत्व का कारक है। इसकी वजह से ये विस्फोटक परिणाम देने वाली युति मानी गई है। फिर आप आइए लग्न के अंदर आइए, बुध भी ऐसे देखो तो एक तरफ बुध और चंद्र एक बाजू मित्र है और एक बाजू सम है, तो यहाँ पे बुध को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि बुध एक ग्रह ऐसा ग्रह है वो जिस ग्रह के साथ बैठता है
उस ग्रह के अनुसार फल देता है, और जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के अनुसार वो फल देता है। अभी सूर्य जो बैठा है वो लग्न में है, और सूर्य अपनी मित्र राशि के अंदर बैठा हुआ है, मित्र राशि के अंदर बैठा हुआ है। अभी चंद्र जो बैठा हुआ है, चंद्र जो है वो चौथे स्थान में है, यानी हम कहेंगे कि चंद्र जो बैठा हुआ है चौथे स्थान में, यानी सुख स्थान में बैठा हुआ है। और कलश स्थापन के लिए चंद्र को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, कलश स्थापन के लिए चंद्र ग्रह को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, बराबर है। फिर हम आते हैं प्लूटो और जुपिटर। यहाँ पे हम प्लूटो को गिनती में नहीं लेते, परंतु अगर हम प्लूटो को गिनती में ले गिनती में ले तो वो अग्नि प्रधान ग्रह है। तो यहाँ पे हम प्लूटो को जनरली कलश स्थापन के मुहूर्त में नहीं लेते हैं, परंतु यहाँ पे जो गुरु है वो भी शुभ अवस्था में बैठा हुआ है। क्यों? भले वो खड्डे के स्थान में बैठा हुआ है, परंतु शुभ अवस्था इसके लिए कि वो अपने स्वयं खुद के घर में बैठा हुआ है। और ये जो धनु राशि है वो गुरु की मूल त्रिकोणी राशि। कितनी डिग्री पे मूल त्रिकोणी होता है मुझे वो नहीं देखना है अभी। धनु राशि है गुरु की स्वग्रही, स्वक्षेत्री और मूल त्रिकोणी राशि है, यानी वहां पे गुरु का पावर बहुत ही बढ़ जाता है, गुरु का पावर बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। तो गुरु बहुत अच्छी सिचुएशन में बैठा हुआ है, ना ही गुरु के ऊपर कोई भी और ग्रह की दृष्टि है। आप देख लो, शनि की दृष्टि है 3, 7, 10, तो शनि तीसरी दृष्टि से नहीं देख रहा है। फिर मंगल की दृष्टि है 4, 7, 8, तो चौथी दृष्टि से भी मंगल गुरु को नहीं देख रहा है। यानी गुरु एक इंडिविजुअल अपनी ताकत खड़ी पैदा कर रहा है, गुरु अपनी ताकत पैदा कर रहा है। फिर उसके बाद आते हैं नेपच्यून और राहु जैसे ग्रह। अभी नेपच्यून कहां बैठा है? तो कि नेपच्यून सप्तम स्थान में बैठा हुआ है, और किसके साथ बैठा हुआ है? तो कि राहु के साथ बैठा हुआ है। नेपच्यून और राहु दोनों वायु तत्व के ग्रह है, नेपच्यून और राहु दोनों वायु तत्व के ग्रह है। और ये मानसिक रूप से, ये जिस व्यक्ति की कुंडली होगी उसको मानसिक रूप से उसको थोड़ा बेचैन करेगा, या तो उसके माइंड के अंदर दुविधा पैदा होगी, ये कलश स्थापन के लिए। फिर हर्षल है, हर्षल को भी हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सब हम देखेंगे कि ये जो कर्क लग्न की कुंडली है वो कितनी फेवरेबल है। और उसके बाद अभी हम स्टडी करते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली की, और कुंडली कितनी फेवरेबल है, वो कुंडली कितनी फेवरेबल है। अभी यहाँ पे हम आते हैं वृश्चिक लग्न, दोनों जल तत्व के लग्न है, दोनों जल तत्व के लग्न है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि कर्क लग्न है। अभी कर्क लग्न का देखिए नीचे लग्न के अंश दिए हुए हैं। आप देखिए जहां कर्क लग्न है उसके नीचे लग्न के अंश दिए हैं, 21 अंश 8 कला और 34वीं कला। 21 अंश 8 कला और 34वीं कला का ये लग्न है, जल तत्व का लग्न है। यानी ये अंतिम समय पर आ रहा हुआ लग्न है, ये अंतिम यानी पूर्ण होने के समय पर आ रहा हुआ लग्न है। इसके बाद हम आते हैं जल तत्व का वृश्चिक लग्न लेते हैं, जल तत्व का वृश्चिक लग्न लेते हैं। उसमें आप नीचे देखिए कि लग्न का प्रारंभ 0-1 डिग्री, यानी 1 डिग्री पर यह लग्न प्रारंभ हो रहा है, यानी उदित होता हुआ लग्न है। अभी मुझे आप खुद ही बताएंगे, शेखर जी आप बताएंगे कि मुझे कर्क लग्न लेना है कि वृश्चिक लग्न लेना है। 1 नंबर कर्क, 2 नंबर वृश्चिक, कौन सा लूंगा मैं? वृश्चिक लग्न। अनु जी आप बताइए कौन सा लूंगा मैं? हाथ से बताइए, ऐसे हाथ से बताइए, 3 या तो 4। 3 क्यों यहाँ पे 2 जन, यहाँ पे मुझे 2 जन दिख रहे हैं, इसके लिए मैंने 2 जन को पूछा। तो यहाँ पे क्यों मुझे ये वृश्चिक लग्न को लेना है? क्योंकि उदित होते हुए लग्न का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, उदित होते हुए लग्न का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे मुझे हमेशा वृश्चिक लग्न को प्रीफर करना चाहिए ये 2 कुंडली के अंदर। फिर उसके बाद आप आएंगे तो आप आइए दूसरे स्थान के अंदर गुरु ग्रह बैठा हुआ है, दूसरे स्थान के अंदर गुरु ग्रह बैठा हुआ है। गुरु उस स्थान का कारक भी है, अपने घर के अंदर बैठा है, प्लस मूल त्रिकोणी, स्वग्रही, स्वक्षेत्री, तीनों राशि उसकी है। यानी यहां पर गुरु का पावर कितना बड़ा, तो के ट्रेमेडियस पावर गुरु का बढ़ गया, बहुत ही पावर बढ़ गया यहाँ पे गुरु का। जो कर्क लग्न में वो खड्डे के स्थान में बैठा हुआ है, और यहाँ पे
वो धन स्थान में बैठा हुआ है और उस स्थान का वो कारक बन रहा है, तो उसका ट्रेमेडियस पावर बढ़ गया। राहु और नेपच्यून कहां है, तो कि पराक्रम स्थान में बैठे हुए हैं, तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं। राहु और नेपच्यून कहां पर है, तो कि पराक्रम स्थान में बैठे हुए। कर्क लग्न की कुंडली के अंदर वो सप्तम स्थान में बैठ रहे हैं और पहले स्थान को देख रहे हैं। तो यहां पे राहु और नेपच्यून पहले स्थान को नहीं देख रहे, पहले स्थान को नहीं देख रहे, यानी वो जो उसको माइंड में दुविधा होगी वो होगी, जरा भी दुविधा नहीं होगी। और वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी में रहने के जाने के लिए या तो किसी भी चीज के लिए वो पराक्रम करने लगेगा, क्योंकि राहु है, नेपच्यून है, ये पराक्रम करने वाले ग्रह, पराक्रम दे सकता है। फिर यूरेनस आ जाइए, सेंटर में बैठा है, उसको हमें कंसीडर नहीं करना है। फिर सूर्य आ जाइए, तो सूर्य कहां बैठा है, तो कि सूर्य भाग्य स्थान में बैठा हुए है, अपनी मित्र राशि के अंदर बैठा हुआ है। सूर्य भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और अपनी मित्र राशि के अंदर बैठा हुआ है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्स और शनि, मार्स और शनि, यहाँ पे भी हम मार्स और शनि की युति देखेंगे, तो दोनों 14 डिग्री और 28 डिग्री पे है, दोनों 14 डिग्री और 28 डिग्री पे। तो यहाँ पे एक ही डिसएडवांटेज हमें पॉइंट मिल रहा है कि शनि और मंगल की युति कर्म स्थान के अंदर हो रही है, परंतु हम इसको अगर नजरअंदाज कर देवे, यानी ये जो युति हो रही है वो कितनी डिग्री पे युति हो रही है, वहां पे भी युति हो रही है, धन स्थान के अंदर युति हो रही है और यहाँ पे कर्म स्थान के अंदर युति हो रही है, यानी वो धन की तकलीफ दे सकता है, कर्म की तकलीफ नहीं दे सकता है, कर्म की तकलीफ नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे हमें मंगल और शनि की युति हमें बेनिफिट देके जाएगी, कर्म स्थान के अंदर हो रही है मंगल और शनि की, और 14, 28 डिग्री और 14 डिग्री पे, यानी 14 और 14, 14 प्लस 14 यानी 14 डिग्री दूरी पे है युति के लिए। किसी ने मेरे पास आज चेतन भाई को रिक्वेस्ट की है कि भाई कंजक्शन में ज्योतिष की किताब मुझे चाहिए ऐसे करके, तो उनको ज्योतिष की किताब दे दी जाएगी। तो ये जो मैंने युति का एक चैप्टर दिया हुआ है ज्योतिष शास्त्र की मेरी किताब के अंदर, आप कहीं ना किसी से, आपके कलीग से लेके उस चैप्टर का इतना एक कॉपी ले लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम युति कंजक्शन ऑफ प्लैनेट देखते हैं तभी हमें ये देखना चाहिए कि वो युति का प्रारंभ कब होता है और युति का पूर्णाहुति कब होती है। और यहाँ पे हम चंद्र का अध्ययन करेंगे, तो चंद्र व्यय स्थान में है, यानी चंद्र अपनी शुक्र की राशि में है, यानी जो शुक्र की राशि है वो वायु तत्व की राशि है और चंद्र जो भी है वो जल तत्व का है, यानी बहुत ही फास्ट मूवमेंट में ये कार्य होगा, बहुत ही फास्ट मूवमेंट में एक कार्य होगा। तो यहाँ पे हमें वृश्चिक लग्न की कुंडली के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, नहीं कि हमें कर्क लग्न की कुंडली के ऊपर। यहाँ पे सबसे मेन डिसएडवांटेज कर्क लग्न की कुंडली में अंतिम अंश पे आ रही हुई कुंडली और वृश्चिक लग्न में प्रारंभ के अंश पर आ रही हुई कुंडली। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट नवमांश कुंडली, ले लो चेतन भाई। यहाँ पे मैंने आपको एक ही नवमांश कुंडली दी है, लेकिन मैंने थोड़े थोड़े अंश पर 3 नवमांश कुंडली बनाई है। तो मकर कुंभ मीन, नवमांश कुंडली से हम एग्जैक्ट टाइम निकाल सकते हैं कि हमें किस समय पर हमें ये मुहूर्त करना चाहिए। मुको तो चेतन भाई, अभी यहाँ पे ये नवमांश कुंडली इन्होंने रखी हुई है, तो यहाँ पे आप देखेंगे नवमांश कुंडली में ये कर्क लग्न, जो कर्क लग्न था उसकी नवमांश कुंडली है, कर्क लग्न था उसकी नवमांश कुंडली है। तो यहाँ पे मैंने खाली एक सैंपल के तौर पे रखी हुई है। तो यहाँ पे आप देखिएगा सूर्य कौन सी राशि में बैठा है, कौन से नवमांश में बैठा है, तो क्या सूर्य बैठा हुआ है शनि के राशि के अंदर। अभी कौन से नवमांश में बैठा है वो डिग्रिकली मैंने देखा नहीं है, परंतु यहाँ पे सूर्य बैठा है शनि की राशि के अंदर, यानी शनि उसका शत्रु है, शनि उसका शत्रु है। फिर हम आएंगे कि बुध, तो बुध अपनी नीच की राशि के अंदर बैठा हुआ है, बुध अपनी नीच की राशि के अंदर बैठा हुआ है। शुक्र नॉर्मल है परंतु खड्डे के स्थान में बैठा हुआ है। शनि शत्रु राशि के अंदर बैठा हुआ है। मंगल और ये नवमांश कुंडली के अंदर हम देखेंगे तो मंगल चंद्र और जुपिटर की युति बहुत ही शुभ मानी गई है, चंद्र और जुपिटर की युति शुभ मानी गई है। तो हमें
नवमांश कुंडली को भी स्टडी करना चाहिए, और नवमांश कुंडली के अंदर जो लग्न कुंडली के जो ग्रह है उसकी सिचुएशन यहाँ पर क्या है उसको हमें स्टडी करना चाहिए। फिर हमें नवमांश जो कुंडली बनाते हैं तो हमें ये, जैसे कि मैंने ये नवमांश कुंडली बनाई है, मकर लग्न की बनाई है, उसी थोड़े समय की मेरे को कुंभ लग्न की भी नवमांश कुंडली बनानी चाहिए, और मेरे को मीन लग्न की नवमांश कुंडली बनानी चाहिए। ऐसे मुझे 3 से 4 नवमांश कुंडली बनाकर मुझे ये सभी कुंडली के अंदर कौन सी नवमांश कुंडली के अंदर ये वृश्चिक राशि के अंदर जो बैठे हुए ग्रह कौन सी नवमांश कुंडली में मुझे फेवर कर रहे हैं, उस फेवर के हिसाब से मुझे उस नवमांश कुंडली के अनुसार मुझे कलश स्थापन करना चाहिए, मुझे कलश स्थापन करना चाहिए। तो ये मैंने आपको कलश स्थापन के अंदर एक छोटा सा विवरण दिया है। यहाँ पे एक ध्यान रखना कि शनि मंगल की युति होगी मुहूर्त कुंडली के अंदर तो विस्फोटक परिणाम देगी। हाँ लई लो चेतन भाई 1 मिनिट અને ઓલો બે રાખો ये नहीं। अभी यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जो डेली पंचांग मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे डेली पंचांग दिया हुआ है। अभी देखो कर्क लग्न में है शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, चित्रा नक्षत्र, गुरुवार शुभ और गर करण है। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली का है। जो पहला जो मैं बोल रहा हूं वो वृश्चिक लग्न की कुंडली का है। और दूसरा जो डेली पंचांग है शुक्ल पक्ष षष्ठी यानी छठ आ रही है, शुक्ल पक्ष यानी षष्ठी यानी छठ आ रही है। फिर उसके बाद आ रही है चित्रा का तीसरा चरण आ रहा है, थर्सडे योग साध्य आ रहा है, करण तेतिल आ रहा है, सनराइज और सनसेट मैंने ये 2 लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो करण है गर करण वास्तु स्थापत्य के अंदर कलश मुहूर्त के लिए अति उत्तम माना गया है। गर करण, तेतिल करण भी अच्छा माना गया है, परंतु गर करण वास्तु स्थापत्य के अंदर बहुत ही उत्तम माना गया है। तो यहाँ पे मैं जब ये कुंडली बनाकर जब मैं ये स्टडी करके जब मैं कलश स्थापन का मुहूर्त के हिसाब से कलश स्थापन करूंगा तो मुझे यहाँ पे वृश्चिक लग्न की कुंडली को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए। साथ साथ में मुझे ये गर करण है शुक्ल सप्तमी, क्योंकि यहाँ पे मैंने सप्तमी तिथि चित्रा नक्षत्र, ऐसे तो मैंने सप्तमी तिथि को अवॉइड करने को कहा है क्योंकि भद्रा आती है तो अवॉइड करने को कहा है, परंतु यहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बन रहे हैं कि मुझे उस चीज को अवॉइड करके लेना चाहिए। और भद्रा पूरी भद्रा खराब नहीं है, भद्रा की जो तिथि है उसकी 30 मिनट कुछ खराब होती है, तो उस 30 मिनट को अवॉइड करके मैं ये कलश स्थापन कर सकता हूँ। दूसरा, कलश स्थापन के समय यानी कुंभ स्थापन के समय एक ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो इस समय गुरु और मंगल जैसे ग्रह अस्त के नहीं होने चाहिए। एग्रीमेंट अगर उस दिन करते हैं तो बुध जैसा ग्रह अस्त का नहीं होना चाहिए। हम कलश स्थापन करने के बाद, कुंभ स्थापन करने के बाद हमें उस वास्तु के अंदर एक रात रुकना पड़ता है। ये कोई बताएगा नहीं आपको, परंतु जनरली कुंभ स्थापन करने के बाद हमें एक रात रुकना पड़ता है। मूंग और लापसी, हम लोग लापसी कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, स्वीट मूंग और लापसी का प्रसाद खाना चाहिए उस जगह पर। मूंग और लापसी का प्रसाद खाना चाहिए यानी स्वीट कुछ प्रसाद में हमें खाना चाहिए। कलश के ऊपर फूलहार चढ़ाना चाहिए। दिया अगरबत्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसकी ना नहीं है। आप आपके कुल देवता की तस्वीर रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। फिर जब ये कलश स्थापन का उत्थापन कब करना है, अब उसके ऊपर आते हैं। ले लो चेतन भैया, कलश स्थापन का उत्थापन कब करना चाहिए, तो कोई अच्छा मुहूर्त देखकर हमें कलश स्थापन का उत्थापन कर देना चाहिए। फिर हमें उस श्रीफल को क्या करना चाहिए, या तो उस श्रीफल को हमें जल में विसर्जित कर देना चाहिए, या तो उस श्रीफल को लेना है। फिर उसके अंदर जो ₹1.25 हमने रखा हुआ है वो ₹1.25 लेना है। श्रीफल को लाल कपड़े के अंदर ₹1.25 के साथ बांध के घर के मेन डोर के ऊपर आप लटका सकते हो, या तो आपकी घर की ड्राइंग रूम में एक कोने में लटका सकते हो। आप देखते होंगे कि बहुत जन के घर में ये श्रीफल लटकता हुआ होता है, तो आप लटका सकते हो या तो उसका विसर्जन कर सकते हो। यहाँ पे हम नॉर्थ साइड, इंडिया की नॉर्थ साइड में हम सूखा श्रीफल यूज करते हैं, परंतु इंडिया की साउथ साइड में हम ग्रीन श्रीफल जो आता है, जो नारियल का हम पानी पीते हैं,
वो श्रीफल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां पे वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, और वही श्रीफल हमें नॉर्थ साइड में इजीली अवेलेबल नहीं होता है। उसके लिए हम सूखे श्रीफल का उपयोग करते हैं। सूखे श्रीफल को आप फोड़ना कहते हैं, हम लोग फोड़ना नहीं कहते हैं, क्योंकि श्रीफल फोड़ा कब जाता है कि जब हम अर्थी के चारों साइड पे ये श्रीफल रखते हैं, और जब अर्थी को स्मशान में ले जाते हैं तो एंट्री के अंदर हम श्रीफल को ऐसे जोर से मार के फोड़ते हैं। तो श्रीफल को फोड़ना नहीं कहते हैं, उसको वधेरना कहते हैं, उसको वधेरना कहते हैं। तो ये श्रीफल हम वधेर के उसका प्रसाद भी खा सकते हैं, ऐसी ना नहीं है, श्रीफल वधेर के हम उसका प्रसाद भी खा सकते हैं, लटका भी सकते हैं, या तो किसी व्यक्ति को दे भी सकते हैं, या तो हम जल में विसर्जित भी कर सकते हैं। फिर उसके नीचे जो गेहूं रखे हुए हैं, वो गेहूं को हम कहीं पे किसी व्यक्ति को दे सकते हैं, जो गरीब आदमी है उसको भी दे सकते हैं। अंदर जो मूग है, वो मूग का प्रयोग आप खाने में भी कर सकते हो, और वो नहीं करना है तो आपके आजू बाजू में गार्डन है, वहां पे जो भी झाड़ पान पौधे है उसके रूट में वो डाल सकते हो। सिर्फ उसके अंदर से ₹1.25 ये निकाल के और श्रीफल को आपके पास रख लेना है। उसके अंदर जो जल है उसको भी आप किसी झाड़ को पानी चढ़ाते हो उस तरह चढ़ा देना है। उसके जो चारों बाजू पत्ते लगे हैं, वो नेचुरल फर्टिलाइजर है, तो नेचुरल फर्टिलाइजर है तो आप उसको झाड़ पान पौधे के नीचे रख सकते हो। कलश स्थापन का मतलब क्या है? कलश यानी पृथ्वी तत्व, अंदर है जल तत्व, अंदर जो अंदर है वो जल तत्व, यानी पृथ्वी और जल का मिक्सचर हुआ। फिर आप श्रीफल लेते हो तो श्रीफल के अंदर पानी है, तो वो जल तत्व है। उसका जो ऊपर का जो कवच है वो पृथ्वी तत्व है। अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट है, अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट है, तो यहाँ पे पृथ्वी और जल सबसे ज्यादा आ जाएगा। फिर अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अभी श्रीफल के अंदर और कलश के अंदर जो बाकी की जगह जो बचती है उसके अंदर वायु है, उसके अंदर वायु है। इसका मतलब ये हुआ कि इस घर में रहने वाला व्यक्ति पृथ्वी की तरह स्ट्रांग, यानी नारियल की तरह स्ट्रांग, ऊपर से एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। फिर अंदर से नारियल की जो मलाई रहती है वो मलाई के माफिक नरम होना चाहिए, और नारियल के पानी के जैसा स्वीट होना चाहिए, नारियल के पानी के जैसा स्वीट होना चाहिए। और जो मोली बांधी है हमने ऊपर, यानी मैंने तो बताया है कि वायुमंडल की, ब्रह्मांड की ऊर्जा को वर्तुल आकार में वो पकड़ के रखती है, लेकिन उसका मतलब यह है कि उस स्थान में रहने वाला मुख्य व्यक्ति, यानी घर का जो मुखिया है, वो व्यक्ति अपने संयुक्त परिवार को, देखो ये एक लॉजिक, संयुक्त परिवार को साथ में रखकर चलने वाला होना चाहिए। कलश स्थापन का मतलब साइंटिफिकली ये होता है। ऐसे अनसाइंटिफिकली और दूसरी तरह से देखने जाए तो कलश स्थापन का मतलब होता है जैसे कि हम कहें कि सूर्य के 7 घोड़े हैं, तो हमारे 7 प्रकार, हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र है, उसके साथ हम कंसीडर कर सकते हैं। उसकी जो लगाम है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं अणु अणु से, यानी अणु यानी परमाणु बॉम्ब से हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत चीजों के साथ इसका समन्वय किया गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक कलश स्थापन का एक छोटा सा उदाहरण दिया है। यहाँ पे खाली एक ध्यान रखना कि शनि मंगल, गुरु शनि, शनि राहु, चंद्र नेपच्यून, राहु मंगल, सूर्य मंगल और सूर्य शनि की युति मुहूर्त के समय में नहीं होनी चाहिए, युति नहीं होनी चाहिए। युति देखने के लिए आप कंजक्शन ऑफ युति का चैप्टर ज्योतिष शास्त्र की किताब में, जिन्होंने मेरे ज्योतिष शास्त्र के वर्ग अटेंड किए, उस किताब के अंदर दिया हुआ है।